अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बहुत तवील गुफ्तगू करेंगे और बहुत सारे टॉपिक हैं। उनमें सबसे अहम टॉपिक जो है वो यूएस एड। एक बहुत तूफ़ान बरपा हो रहा है। पाकिस्तान के लोगों को शायद इतनी आगाही ना हो, मगर उसके यूएस एड के हवाले से पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर भी हम बात करेंगे। और जो पाकिस्तान में यूएस एड के ना की तरीके से बेनज़ीर इनकम टैक्स प्रोग्राम है उस पर भी हम बात करेंगे। अल्ताफ़ साहब ने जो हालिया मार्शल लॉ लगाने की हिमायत की है या बात की है या दावत दी है उस पर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई के क्या चांसेस हैं उस पर भी बात करेंगे। साद अयाज लतीफ़ पलीजो साहब का एक क्लिप है जो मैं शेयर करूँगा, उस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ जो है बांग्लादेश में इनकलाब कैसे आया उस पर एक वीडियो क्लिप है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो बहुत तवील गुफ्तगू होगी। हुआ तो इसके दो हिस्से कर देंगे, नहीं तो एक हिस्से में ये बात कोशिश करेंगे कि मुकम्मल हो जाए। तो सबसे पहले तो ये है कि जनाब आप जो है ये देखिए कि इस वक्त अमेरिका में क्या सूरत हाल है। इस वक्त कि जनाब यूएस एड, इसका ट्रिलियन डॉलर का बजट है। यूएस एड क्या है कि अमरीकी सदर जो है तारीख में पहली बार इसको निगाह रख रहा है कि ये खर्चे कहाँ हो रहे हैं। और अमरीकी जैसे जमहूरी मुल्क का जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर, मजबूत सदर ट्रंप, उसके खिलाफ जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ज़बरदस्त एहतजाज कर रही है। ठीक है, और वो जो एहतजाज है वो बड़ा मज़े का खेज़ है, क्योंकि इन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनाब ये गरीबों के जो मामलात हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। और जो ट्रंप साहब हैं वो मेडिकेयर, मेडिकेड, जो बहुत सारे जो गरीब आवाम के लिए प्रोग्राम हैं उनको ख़त्म कर देंगे। जबकि उनकी जो प्रेस सेक्रेटरी हैं मुस्तकिल कह रही हैं कि ऐसा नहीं होगा, हम सिर्फ उस करप्शन को रोक रहे हैं। और करप्शन के अंदर उन्होंने मिसालें क्या दी हैं कि गाज़ा में हमास को उन्होंने $50 मिलियन दिए कॉन्डोम्स के लिए। उन्होंने जो है मुख्तलिफ अखबारी इदारों और टीवी के जो इदारे हैं उन लोगों उनको बिलियंस ऑफ डॉलर दिए में। और इसी के तवसुत के साथ जो वीडियो मैं आपके सामने शेयर करूंगा जो कि बड़ी ही मज़े का खेज़ है, इसको सुनिएगा और इस पर मैं तबसरा करूंगा। यहाँ पे नहीं, ये गलत है, सॉरी, ये वाली वीडियो नहीं, तो हम बाद में दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये वाली democracy. But when they overthrew the government of Bangladesh 4 months ago in September 2024, these are leaked documents that were published in the Gray Zone just 3 months ago. The internal baseline assessment that the IRI submitted to the State Department was that the only groups that they could muster to form an opposition group against the sitting government were gay and transgender groups, were two racial minority groups within Bangladesh, and youth and student groups who predominantly listen to rap music. So what did they turn around and do? IRI, in tandem with USAID, they funded Bangladeshi rap groups. They funded transgender dance festivals. And they funded the local universities in order to push radicalization messages to overthrow the democratically elected government. But that was Republicans. That was. तो आपने गुफ्तगू सुनी कि बांग्लादेश, इसकी तफसीलें मैं नहीं जाऊँगा, जिन्होंने बातें की हैं वो ट्रांसजेंडर की हिमायत में इन्होंने जो काफ़ी पैसे बांग्लादेश में भेजे। और उसके साथ साथ जो अहम तरीन बात जो पाकिस्तानियों को समझने की है कि वो जो बांग्लादेश में नाम नहाद इनकलाब आया है ये अमेरिका के पैसों पर आया है, अमेरिका की फंडिंग पर आया है। और वो फंडिंग किससे हुई है? यूएस एड से। यूएस एड जो है उसका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बजट है। पाकिस्तान समेत जितने भी बेचारे गरीब ममालिक हैं जो डिपेंडेंट हैं उनको अमेरिका मैनिपुलेट करता रहा है यूएस एड के ज़रिए। और मौजूदा ट्रंप हुकूमत जो है वो इस एड को ख़त्म कर रही है, यानी मैनिपुलेशन को ख़त्म करना चाहती है। अच्छा, ये तय हुआ कि जो बांग्लादेश में इनकलाब आया है वो अमेरिका की जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसकी मंशा से आया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सब कुछ जो है अमेरिका की मंशा से हुआ था तो जनाब ये जो इस सब पाकिस्तान की हुकूमत है, ठीक है, जो नाम नहाद जमहूरी चेहरे हैं उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो कठपुतलियाँ हैं। असल जो ताकत का सरचश्मा है वो जनाब जर्नल आसिम मुनीर साहब हैं।
और अगर उनका अलाइनमेंट जो है इस मौजूदा अमरीकी हुकूमत के साथ भी है, तो फिर खान साहब का क्या होगा और इमरान खान साहब अल्ताफ़ हुसैन साहब का क्या होगा। और इसी हवाले से मैं गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और अल्ताफ़ साहब की जो मौजूदा यू टर्न है हम उस पर भी बात करेंगे। मगर उससे पहले इमरान खान साहब, इमरान खान का मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, एक बहुत बड़ा हल्का है जो अमेरिका में है, जो ट्रंप साहब को डोनेशन दे चुका है, ट्रंप साहब की जो वो है इलेक्शन कैंपेन उनमें हिमायत कर चुका है, और वो आज भी प्रेशर डाल रहा है कि जनाब इमरान खान की रिहाई के सिलसिले में अमेरिका कुछ करे। मगर ट्रंप एक ऐसा शख्स है कि जो पता नहीं लगने देता कि उसका क्या इरादा है, वो अपने इरादे जाहिर नहीं करता है। उसकी हरकत और सकनात, उसकी पॉलिसीज़ को देखकर, उसकी गुफ्तगू देखकर आप कुछ तज्ज़िये जो है ना वो दे सकते हैं। और मेरा तज्ज़िया ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ऐसा लग रहा है कि उसके पाकिस्तान के मौजूदा जो हुक्मरान हैं और ताकत का जो सरचश्मा है आसिम मुनीर साहब, उनसे ताल्लुकात बुरे नहीं हैं। ये अहम नुक्ता है, ताल्लुकात बुरे नज़र नहीं आ रहे। देखिए, मैं नजूमी नहीं हूँ, मैं कोई सहाफ़ी नहीं हूँ, झूठ मैं बोलता नहीं हूँ, जो गलत हो जाता है उस गलती को तस्लीम करता हूँ। मैंने ये ख्याल जाहिर किया था कि मार्च से पहले पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, इस बुनियाद पर कि ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में बड़े मालदार हैं, उन्होंने ट्रंप को बड़ा सपोर्ट किया है और ट्रंप जो है वो भी मरूब था इमरान खान से। ये बात मैंने इलेक्शन से पहले कही थी, मगर इलेक्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो है वो अमरीकी मफादात में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और अमरीकी मफादात जो हैं वो इमरान खान से ज़्यादा जो है ऐसा लग रहा है कि आसिम मुनीर साहब जो हैं उनसे मुकम्मल हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो इमरान खान साहब के पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं रहेगी कि वो जनरल मुनीर से मामलात करें। अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रंप का कुछ पता नहीं होता। अमेरिका जो है वो इस वक्त बैरूनी दुनिया में, इसको गाज़ा और इसराइल को एक तरफ आप रख दीजिए, उसे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी मईशत पे तवज्जो दे रहा है, करप्शन को ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो मुमकिन है कि तालिबान के हवाले से पाकिस्तान का कोई रोल हो और उस रोल में इमरान खान का रोल कोई बहुत मस्बत अच्छा नज़र नहीं आता, चूँकि उनकी दिलचस्पियाँ माजी में तालिबान के साथ रही हैं। इससे क़तई नज़र कि मुझ समेत बहुत सारे लोग उनकी गैर सियासी तौर पर, गैर वाबस्तगी की बुनियाद पर जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ उनकी हिमायत करते रहे हैं, उनसे हमदर्दी रखते हैं। मगर तमाम हमदर्दियों, तमाम पॉपुलैरिटी के बावजूद अगर अमेरिका को उनसे कोई दिलचस्पी नहीं है तो वो अमेरिका के सदर ट्रंप जो हैं वो खान साहब के लिए मददगार साबित नहीं होंगे, जो कि खान साहब के लिए ख़तरे की बात है। हो सकता है ऐसा ना हो, ये हम आइंदा देखेंगे। मगर इस ख्याल को तक़वियत मिलती है इस बात से कि अल्ताफ़ साहब जो हैं उन्होंने अब पैंतरा बदला है। कल तक वो फ़ौज को गालियाँ दे रहे थे और इमरान खान की मुकम्मल हिमायत कर रहे थे, वो इमरान खान को वो ड्रॉप कर चुके हैं और अब वो जो है वो जनरल आसिम मुनीर के जूते लंबी ज़बान कर कर छाटने के चक्कर में हैं। हम इस पर भी तफसीली बात करेंगे, अल्ताफ़ साहब के बयानात हैं कुछ, उन पर भी बात होगी। मगर यूएस एड के हवाले से हम जो है थोड़ा सा एक और कुछ चीज़ दिखाते हैं कि इस वक्त जनाब पाकिस्तान के जो सदर हैं, डाकुओं के सरदार, सब डाकुओं पे भारी जरदारी, वो जो हैं आजकल जनाब क्या कर रहे हैं, वो जनाब वहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहते हैं, चाइना के अंदर। और चाइना में वो जो सदर शीपिंग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उनके वक्त में जो लोग हैं, ये काबिल ज़िक्र है कि सिंध के डकैत, यानी ये एक हसन क्या बरोही नामी शख्स है, ये जो आप एरो देख रहे हैं, ये सिंध के एक सहाफ़ी जो हैं उनका, ये मैं जुमले कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, ये डकैत है, ये शख्स जो है लूट मार कर रहा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ये शख्स लैंड ग्रैबिंग कर रहा है। ठीक है, पूरे सिंध में तो डकैत ही हुआ ना। मतलब मैं बुरा ना माने कोई, मैं किसी सिंधी बोलने वाले को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ जरदारी के जो हम रकाब, हम निवाला, हम प्याला जो बदमाश हैं, गुंडे हैं, क्या कहते हैं, चोर हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ साथ सिंध के दीगर नस्ल परस्त हैं, आप नासिर हुसैन शाह को देख रहे हैं, सूबे सिंध के वज़ीर हैं और सूबा सिंध का वज़ीर आला है, और जनाब इसी पीपल्स पार्टी के
जो मेयर हैं कराची के नाम नहाद जाली वोटों से जो आए हुए हैं, जाली तरीके से आए हुए हैं, वो सारे इस वक्त मौजूद हैं। कराची की और सिंध की दूसरी कोई नुमाइंदगी नहीं है। और जरदारी जैसा डकैत, जरदारी जैसा मुजरिम आज जो है वो इस जगह पर फिर मौजूद है कि जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी इतने बड़े फोरम पर कर रहा है, वहाँ पर जाकर ये बिजनेस की बात कर रहा है, मगर अपने ही मुल्क में जो इनका हाल है वो ये सुनिए आप। यहाँ पे बेनजीर साहबा के जो कार्ड बन रहे हैं इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, हमारे खातून कल यहाँ पे आई थी, उन्होंने कार्ड बना के, वो गरीब है, सारी बेवाएं यतीमें सब, यहाँ देखो कितनी औरतें खड़ी हैं। वो अंदर गई है, उसको अंदर बिठाया है उसने, और बैठ के उसने ये कहा है कि या तो मेरे साथ जारी रखनी है या फिर मुझे औरतें ला के दो। तो क्या यहाँ पे ये धंधा चल रहा है? फिर उसके कपड़े, तो वो भागी है तो उसके कपड़े बाजू इसका है तो उसके बाजू तक फाड़ दिया। क्या गुड़ी इधर ओ ना विजीज, उसके देखो आप देखो इसने वो कैसे भागी थी यहाँ से, वो उसको पता है। तो क्या यहाँ पे ये चकला चलाने बैठा है? यहाँ पे ये तरीका है इसका? अंदर जाने के बाद ये हाल किया। ये देखो मैं औरतें नहीं चलाती हूँ, ना मैं औरतें चलाती हूँ। मुझे बोलता औरतें ला के दे, फिर तेरा पाप भरूंगा। ये क्या है? ये काम हम करें तो काम, ये गलत काम करते हैं हम। क्या कह रहे थे आप? मैंने बोला बेनजीर का फार्म है, मेरी बहन माजूर है, मैं बेवा हूँ, मेरा मियाँ घर जगह में बेवा हूँ, हमारा हक है और किसी का हक नहीं है, यतीमों गरीबों का। इसने बोला औरतें ला के आगे तू मेरे साथ मिले तेरे को कार्ड भर के दूंगा। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता है। किसी की इज्जत होती है, औरतों की इज्जत होती है। ये नहीं कि औरत रस्से पे लेके खड़ी हुई है। तुम्हारी औरतें हैं, हमारी औरतें नहीं है। ये हमारी बच्ची है, अभी से बेवा नहीं है, कब से ये बेवा है। मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा। ऐसे नहीं होता है बेटा, मेरा बच्चा माजूर है, मैं अपने, मेरा आदमी भी माजूर है। मैं कितनी दूर से सुबह आई थी, मैं सुबह आई हूँ, जान के टाइम यहाँ पे मेरा दरवाजा खुड़का, जबकि मैं यहीं बैठे हूँ, अभी तक मेरा कार्ड नहीं मिला। यहाँ पे बेनजीर के कार्ड बनाने के लिए आए थे, ठीक है। गरीब और परेशान लोग आते हैं यहाँ पे बेनजीर के कार्ड बनवाने के लिए। अब अंदर जाते हैं, उनसे जास्तियाँ करते हैं, गलत मकसद देते हैं। ये कोई तरीकाकार नहीं है। ये बहुत तवील वीडियो है, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है समझने के लिए कि बेनज़ीर इनकम जो प्रोग्राम है ये ऐसा ही है जैसे कि USAID का प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे USAID के अंदर अमेरिका में पता चल रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर की करप्शन है, ऐसे ही पाकिस्तान में आसिफ जरदारी बेपनाह करप्शन में मुलविस है। ये जो बेनज़ीर इनकम टैक्स प्रोग्राम है ये सिवाय करप्शन के और कोई धंधा नहीं है, ठीक है। अब मसला ये है कि इस पे जब बात करो तो सिंध के नस्ल परस्त खामोश रहते हैं, ठीक है। सिंधी अवाम जो है ये सारे सिंधी बोलने वाले थे, इनमें से कोई महाजिर नहीं था। ये जितनी बेचारी गरीब औरतें हैं ये सिंध की माएँ और बहनें हैं, ठीक है। इनके साथ इतना जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। जुल्म ज्यादती करने वाला कौन है? जरदारी है, ठीक है। अब हम जब महाजिरों के हुकूक की बात करते हैं और साथ मैं ये कहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि सिंध एक सूबा रहे, ठीक है। हमें नहीं चाहिए, मैं मुखालिफ हूँ कि आप इस सिंध की तकसीम करें, मगर यहाँ आप बराबर के हक तो दीजिए। महाजिरों को महाजिर का हक दीजिए, महाजिरों की ज़मीन मतरूका सिंध महाजिरों के हवाले कीजिए। और इस सिंध में जो बिखरी पड़ी हुई है, और महाजिर को जो है मेरिट पर दाखिले दीजिए, कॉलेजों में मुलाजमतों में हिस्सा दीजिए बराबर का। ऐसी सिंध की जो औरतें हैं उनको हक दीजिए, उनको हुकूक दिए जाएँ। ये है माएँ, ठीक है ना। जो माएँ हैं सिंध में उनको तो जो है चकले चनाने पे लगा रही हैं। मेरे जुमले नहीं है, माएँ और बहनें कह रही हैं कि उन्हें चकले पे बिठाना चाहते हैं। और ज़मीन जिस पे हल चलाना चाहिए, पैदावार होनी चाहिए, उसको कोर्टों में झगड़ा करते हैं और मामा करते हैं। मतलब बेगैरती की इंतहा है सूबे सिंध में। और जब कुछ कहो कि अबे ये क्या होती है धरती माँ, तो जनाब गुस्से में आ जाते हैं, आप नफरत फैला रहे हैं, आप जो है सिंध को जो है गालियाँ दे रहे हैं। मैं सिंध को गालियाँ नहीं देता, मैं सूफी सिंध की बात करता हूँ, जो सिंध की जो हकीकत है, अमर पसंदी, उसकी हिमायत करता हूँ। मगर आपने तो नस्ल परस्ती, गुंडागर्दी, डकैती, बदमाशी, चोर बाजारी की भी है। ये जो अमेरिका की USAID है, यही काम जनाब आप भी कर रहे हैं। तो आप में और क्या कहते हैं, अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो चोरों की पार्टी है, पूरी दुनिया में चोरी कर रही है, डकैतियाँ कर रही है, उसमें और आप में क्या फ़र्क है? और इस बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आखिर में हम अल्ताफ़ पे बात करेंगे। एक गुफ्तगू जो है आप सुनिएगा, जो अहम तरीन है इस वक्त, वो ये है, इनकी सुनिएगा। क्या महाजिर बच्चे की माँ का ये हक नहीं है कि मेरिट पे उसके बच्चे को रोजगार मिले? उसके लिए रोजगार नहीं है। ठेला लगाओ, बिरयानी लगाओ, या वीजा लो और अमेरिका भाग जाओ, दुबई चले जाओ।
सरकारी नौकरी बिकती है, उस मां के पास पैसे नहीं है। पश्तून बच्चा जो मेरिटोरियस है, कॉम्पिटेंट है, उसके लिए मुआवजे नहीं होने चाहिए। वो फकत ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हो, टैंकर माफिया के साथ जुड़े, छोटे छोटे काम करे, कढ़ाई बनाए और पंचर की दुकान पे बैठे, उसके लिए मौके नहीं होने चाहिए तालीम के, इल्म के। और ये जो 7 करोड़ सिंधी बैठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सब कुछ दिया, उनके लिए रास्ते आपने बंद कर दिए। 4 बजे के बाद वो कदकोट और जैकबाबाद से बाहर न निकल सके। वो कराची यूनिवर्सिटी आए, सिंध के बच्चे अपने कैपिटल में, अपने तख्तगाह में, तो कराची यूनिवर्सिटी और एनएडी में उनको दाखिला न मिले। सिंध के तख्तगाह में कराची यूनिवर्सिटी, 2 मेडिकल कॉलेज, 2 यूनिवर्सिटी, सिंध मेडिकल कॉलेज, एनईडी, उन यूनिवर्सिटीज में सिंध के मुख्तलिफ अजला से आने वाले तालिब इल्मों को दाखिला न मिले, स्कॉलरशिप्स न मिले, हॉस्टल्स न मिले, पसंद की टेक्नोलॉजी और सब्जेक्ट न मिले। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर और अफगानिस्तान से आने वाले हमारे भाइयों और बच्चों को दाखिला मिले, मगर कंदकोट से, नगर पार्कर से और जोही से और मोरो से आने वाले बच्चे को कहा जाए कि तुम्हारे लिए दाखिला नहीं है। कराची की इंडस्ट्रीज का इतना दिमाग खराब कर दिया गया है, कराची के लांडी और कोरंगी की साइट एरिया के इलाके के लोगों का, कि वो सिंधी बच्चे को मजदूर रखने के लिए तैयार हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं देते, इंतजामी काम नहीं देते, फकत लेबर का काम लेते हैं उनसे। कराची में सुई साधारण गैस में और कराची में PIA। तो आपने अयाज पलीजू साहब की गुफ्तगू सुनी। ये इसमें जहर भी है और मिठास भी है। मिठास दिखाने के लिए है और जहर घुसेड़ने के लिए है। ठीक है, एक तरफ इन्होंने महाजिर माओं की भी बात की ताकि जो सादा लोग महाजिर हैं वो मुतासिर हो जाए और वाह वाह करें, और उसका छोटा सा क्लिप बने और वो चले, अयाज लतीफ़ पलीजू क्या बड़ी बात कर गए। मगर जो जहरीली बात है वो ये है कि इनको कराची के तालीमी इदारों में अंदरूनी सिंध के तुलबा और तालबात के दाखिले चाहिए। इनको कराची की इंडस्ट्री पे अब कब्जा करना है और ये कब्जा मुहिम लांडी कोरंगी में जारी है। लैंड ग्रैबर जो हैं, डकैत जो हैं, उठाई गिरे जो हैं, वो पहले ही महाजिर नौजवानों को कि जो बेचारे गरीब और मजदूर हैं उनको मार पीट रहे हैं। वहाँ पर महाजिर जो बच्चियाँ हैं उनके साथ इंसानियत सोच सुरूख हो रहा है। ठीक है, और करने वाले कौन है? सिंध के नस्ल परस्त हैं जो अयाज लतीफ़ पलीजो के यार हैं। ठीक है, अयाज लतीफ़ पलीजो से मैं सवाल करता हूँ, तुम्हें एनईडी में दाखिले की क्या ज़रूरत है? भाई कराची डिस्ट्रिक्ट है ना, तुम्हारे पास लाड़काना डिस्ट्रिक्ट है, तुम्हारे पास थरपारकर है, तुम्हारे पास हैदराबाद है, तो पूरे जहाँ तुम क्यों नहीं बनाते? सारे कराची का बजट जो है सिंध हुकूमत खाती है और पूरे सिंध में लगाती है, या उसको भी खा जाती है। उसको जाकर पकड़ो। तुमने जामशोरो यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी, चांडका मेडिकल कॉलेज, ये नवाब शाह मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर गुज़िश्ता 50 साल महाजिरों का दाखिला बंद रखा है। वहाँ का तालीमी मेयार तुमने तबाह किया है। तुमसे किसने कहा कि तुम अपना तालीमी मेयार बेहतर ना करो? अच्छे असातिज़ा को मत लाओ। तुम्हारे पास जाहिल तरीन लोग जो हैं, जो निकम्मे तरीन लोग हैं, वो पूरे सिंध में मुफ्त खोरी और हराम खोरी कर रहे हैं, और तुम एनईडी के अंदर और जनाब डाउ मेडिकल कॉलेज के अंदर भी जो है कब्जा करना चाहते हो। तुमने जो है अपने अंदरूने सिंध कोई फैक्ट्रियां नहीं लगाई, तुमने कोई तालीमी इदारे नहीं खोले, मगर तुम कराची की फैक्ट्री पर कब्जा करना चाहते हो। भुट्टो ने यही तो किया था। भुट्टो ने क्या किया था? सारी प्राइवेट इंडस्ट्री को कौमिया लिया था और कौमिया के उसमें सारे सिंधी बोलने वाले भर्ती कर दिए थे और पूरा मईशत बिठा दी थी। और वो दिन है आज का, 50 साल हो गए, मईशत बैठी हुई है। अब तुम जो बची कुची मईशत है, उन जो क्या नाम है बिजनेसमैन तबका है कराची का, महाजिर जो है बेचारा, उससे तुम वो भी छीनना चाहते हो। तुम्हें वहाँ अफसर लगना है? अबे टैलेंट लेकर आओ, अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो, तुम्हें वो मैनेजर भी लगा देंगे। तुम्हारे तो जो मजदूर भी लगे हैं वो तुम्हारे जुल्म और धमकियों से लगे हुए हैं, काम वो करते नहीं है, गुंडागर्दी करते हैं, भत्ताखोरी करते हैं। तो अयाज पलीजो साहब ये शुगर कोट कर महाजिर माओ बहनों के नाम से जो आप नस्ल परस्ती कर रहे हैं, इसको आपने अगर नहीं रोका
तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। ये जो आप मक्कारी और चालाकी करते हैं ना, इससे आम महाजिर तो शायद बेवकूफ़ बन जाए, मुझ जैसा आदमी नहीं बनेगा। और मैं उनको बताता रहूँगा आप कितने मक्कार और धोखेबाज शख्स हैं। पठानों की बात कर दी, महाजरों की बात कर दी, और घुमा फिराकर वही अपना कराची का कब्जा, कराची तख्तगाह है, तख्तगाह है। तख्तगाह जब तक नहीं होगा सिंध की कराची, जब तक कि आप पूरे सिंध में मतरूका सिंध पर महाजिर का हक तस्लीम नहीं करेंगे, जो एक हकीकत है आइनी, शरई, कानूनी, हर लिहाज से, उसका इनकार करके आप कराची को तख्तगाह बनाए बैठे हुए। किसने कहा कराची तख्तगाह है? कराची जो है 60% जो था, 70% जो था, वो हिंदू सिंधी बोलने वाले का था, जिससे हमने तबादला किया है आबादी और ज़मीन का। कराची महाजरों की तख्तगाह है, हैदराबाद महाजरों की तख्तगाह है, लाड़काना भी महाजरों का शहर था। आपने मार मार के निकाला है महाजरों को, आपने कोटा सिस्टम लगाया है, जैसा कि आपने कहा कि मुल्क छोड़ दो। महाजिर मुल्क छोड़ा है आप जैसे लोगों की वजह से, किसी और की वजह से नहीं। आप पीपल्स पार्टी की बी टीम है, और अगर आप वाकई दिल से बात करते हैं, एक सिंध की महाजरों की माओं से हमदर्दी रखते हैं, तो पूरा प्रोग्राम दीजिए, अपनी पार्टी में महाजरों को शामिल कीजिए। ये जो आपके स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं, इनमें महाजिर होने चाहिए कम से कम आपके हिसाब से 27%, 30%, कुछ नहीं 20% ही सही। आपकी लीडरशिप में महाजिर होने चाहिए। आपको महाजिर मतरूका सिंध तस्लीम करना होगा, और अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे तो जनाब ये ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी कि मैंने कहा ये बात जो है मैं इस पे लोगों को समझा दूं, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो ये बात आगे नहीं चलेगी। और आखिर में हम थोड़ी सी बात करेंगे अल्ताफ़ साहब की। अल्ताफ़ साहब ने जो है हालिया दिनों में एक बात की है, ज़रा इसको सुन लीजिएगा, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। क्या महाजिर बच्चे की माँ का ये हक नहीं है कि इसको बंद करते हैं। ये अगर आप जानना चाहते हैं कि कब से मुदाखलत हो रही है, कौन कौन मुदाखलत कर रहा है, फौज कैसे सियासत में मुदाखलत करती है, वडेरा जागीरदार क्या करता है, वडेरे क्या करते हैं, इन सब चीजों को जानने के लिए आपको मेरे न सिर्फ ये कि पुराने खिताबात सुनने होंगे, और खास तौर पर रेवलेशन विद अल्ताफ हुसैन फेसबुक और यूट्यूब चैनल, जो अल्ताफ हुसैन रेवलेशंस विद अल्ताफ हुसैन यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इसे आप देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने जो जो बातें 40 साल पहले, 35 साल पहले कही थी, आज भी मैं उस पर न सिर्फ कायम हूं, बल्कि मेरी कहीं भी एक एक बात आपको ऐसा लगेगा कि आज के हालात के मुताबिक। तो आपने अल्ताफ हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी। मैं इनसे सवाल करता हूं कि उन्होंने 40 साल पहले, क्या 35 साल पहले जो बातें की थी, वो ना सिर्फ ये कि उस पर कायम नहीं है, बल्कि वो हर दूसरे साल झूठ बोलते हैं और क्या कहते हैं ना, यू टर्न लेते हैं, बल्कि कहा जाए अबाउट टर्न ले लेते हैं। ठीक है, आइए अल्ताफ साहब का किरदार समझें। ठीक है, आपने इनसे बार बार एक जुमला सुना होगा, और मैं उस सिलसिले में आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, और फिर अल्ताफ हुसैन की जो झूठ है, अल्ताफ हुसैन की जो बद किरदारी है, अल्ताफ हुसैन की जो बदअहदी है, अल्ताफ हुसैन की जो बदमाशी है, अल्ताफ हुसैन का जो कमीनापन है, अल्ताफ हुसैन की जो जलालत है, अल्ताफ हुसैन की जो खबासत है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आइए मैं आपको ये स्लाइड दिखा दूं, जो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत चल रही है 2 दिन से। इसको ज़रा गौर से देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये स्लाइड क्या है, रॉन्ग एनिमी यानी गलत दुश्मन कौन है। रिच जो 2% है, ठीक है, और नॉन रिच यानी गरीब 98%। अब आपको पता है अल्ताफ हुसैन क्या कहता रहा है हमेशा, कि मैं 98% की नुमाइंदगी करता हूं, मैं 98% का फला चाहता हूं। ठीक है,
और नदीम रिजवी हमेशा क्या कहता रहा है कि मैं महाजिर कौम की बात करता हूं। महाजिर कौम में चाहे कोई भी शख्स हो, रईस हो या गरीब हो, हम एक कौम है, हमें एक कौम बनना पड़ेगा अपने हक के लिए। 98% का ड्रामा नहीं। तो ये मैं एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूं ताकि अल्ताफ हुसैन की कम अकली, अल्ताफ हुसैन की हिमाकत, अल्ताफ हुसैन की जहालत और मक्कारी आपकी समझ में आए। ठीक है, तो क्या है गलत दुश्मन जो है ना, गलत दुश्मन कौन है कि जो आप जब ये कहें कि 2% ठीक है और 90% दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो 2% जो महाजिर कौम का दुश्मन है, सिंध का नस्ल परस्त, चाहे वो हारी की सूरत में हो, चाहे वो चपड़ासी की सूरत में हो, चाहे वडेरी की सूरत में हो, चाहे वो कमिश्नर की सूरत में हो, चाहे वो सियासतदान की सूरत में हो, गरीब हो या अमीर हो, महाजरों के खिलाफ वो एक है, वो दुश्मन है आपका। ठीक है, तो आप दूसरी स्लाइड देखिए, राइट एनिमी कौन से? पीपल हु यूज गवर्नमेंट टू कंट्रोल यू। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो असल दुश्मन है। ये सादा जुमला है, ये स्लाइड को मैं आपके महाजरों के हवाले समझा दूं। असल दुश्मन कौन है कि जो सिंध सरकार में शामिल है, चपड़ासी से लेकर वजीर आला तक, जो सिंध की सियासत में GSL से लेकर ये अवामी तहरीक, सिंध नेशनल फ्रंट, पीपल्स पार्टी, फंक्शनल लीग, ये सब के सब जो हैं असल दुश्मन है, राइट एनिमी। क्योंकि ये महाजिर का हक तस्लीम नहीं करना चाहते। ठीक है, और पीपल हु अलाउ अदर पीपल टू लिव इन पीस, यानी वो लोग कि जो फिसाद नहीं चाहते, जो लड़ाई नहीं चाहते, जो कब्जा नहीं चाहते, जो दहशतगर्दी नहीं चाहते, जो लोग दूसरों का हक देना चाहते हैं, अगर वो रिच भी है और पुअर भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, 2% भी है, 98% भी है, वो दोस्त है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर ये ध्यान में रख लीजिए कि गरीब जो है वो दोस्त नहीं हो सकता और रईस सिर्फ दुश्मन नहीं हो सकता। गरीब भी दुश्मन हो सकता है और रईस भी दुश्मन हो सकता है। ये तय करना होगा कि उसका किरदार क्या है। अगर वो बद किरदार है, फिरका परस्त है, फिरका वारियत कर रहा है, नस्ल परस्त है, ठीक है, आपका हक मार रहा है, हक मारने वाले की हिमायत कर रहा है, उसकी जेब में खुद फोटी कौड़ी नहीं है मगर वो जिए बुट्टो कर रहा है, ठीक है, वो अल्ताफ कर रहा है, वो जाहिल है, अहमक है, जो सियासत पुरानी भूल गया, उसे याद नहीं है कि अल्ताफ ने क्या क्या हिमाकतें जहालत की हैं, भुट्टो ने क्या बदमाशी की है, जरदारी ने क्या बदमाशी की है, मगर वो गरीब है, ठीक है ना, तो वो आपका दुश्मन है। और रईस जो कि मेहनत करता है, उसकी इंडस्ट्री है, मगर वो साथ साथ महाजिर कौम से मुखलिस है, ठीक है, और एक इंसाफ की बात करता है, हक की बात करता है, चाहे वो किसी कौम का है, तो वो आपका दोस्त है। तो दोस्त और दुश्मन की तमीज़ पैसे से नहीं होती, ये जहन में रहे। और ये बात मैंने इसलिए आपको दिखाई है कि मैं दिखाना चाहता था कि अल्ताफ एक बेशऊर, खुद गरज, खुद पसंद, बदतरीन शख्स है जो आप सादा लोग महाजिर बच्चों को जो है बेवकूफ़ बना रहा है। और इसने जो ये बात की अभी क्या कहते हैं जनाब, आप सुनना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि मैं 40 साल से क्या कह रहा हूँ और आज तक मैं वो यही कह रहा हूँ, तो वो ये झूठ बोल रहा है। झूठ कैसे बोल रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए अल्ताफ़ का आगाज़ क्या है, 3 नुक्ते: महाजिर कौमियत मंजूर कराना, बिहारियों की वापसी और कोटा सिस्टम ख़त्म कराना। कोई इस बदबख्त शख्स से पूछे कि तू 1988 में बरसर इक़्तिदार आया, तूने बेनज़ीर से मुआहदा किया, तो ये बता कि बेनज़ीर जो है उससे तूने कोटा सिस्टम ख़त्म कराने का मुआहदा क्यों नहीं किया। मैं इस डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दूंगा अपने उन प्ले लिस्ट का जिसमें आप जाकर पढ़ सकते हैं। MQM का मुआहदा 1988 का मौजूद है, जो बिल्कुल उसकी जो कॉपी है दस्तखत हुई हुई, ठीक है, 6 रुकनी कमेटी जिसमें MQM और पीपल्स पार्टी दोनों हैं, कोटा सिस्टम ख़त्म कराने की बात नहीं की, भारी तरीन मैंडेट लिया, बिहारियों की वापसी की बात नहीं की, और महाजिर कौमियत आइन में मंजूर कराने के लिए कोई अहदनामा नहीं किया पीपल्स पार्टी से, ठीक है। इस शख्स ने 2 साल, इसके लोगों ने पजीरो खरीदी उस ज़माने में, जो बच्चे पैदा भी नहीं होंगे वो नहीं जानते होंगे, हम जवान थे, ठीक है, 88 में मेरी उम्र 21 साल थी, ठीक है, मैं नौजवान था, मुझे मालूम है, मैंने सवालात किए कि ये आदमी जो एक 50 अपनी जो है थकी हुई, वो उसको म्यूज़ियम बना दिया, मगर 4-4, 5-5 पजीरो गाड़ियों में घूमता था। ये पजीरो कहाँ से आई थी? ये शहर का वडेरा बन गया था बदबख्त। इसने लड़कों का आपस में कत्लेआम किया,
पीपल्स पार्टी से झगड़े किए, फौज की गोद में, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर ये बंदा खेलता रहा और महाजरों का बहुत नुकसान कराया। रोज आए दिन कत्लेआम महाजरों का होता था। 30 सितंबर का सानिया इस बदबख्त शख्स की पाकिस्तान में मौजूदगी में हुआ। बहुत से लोग कहते हैं जी अल्ताफ वापस आ जाएगा तो हमारा फिर से जो है ना हाल बेहतर हो जाएगा। तुम्हारा हाल तो जिस दिन से ये मनहूस महाजिर सियासत में आया है, महाजिरों का हाल बेहाल है। 30 सितंबर 1988 में हुआ है, पक्का किला का वाक़या 1988 में हुआ है, अलीगढ़ कॉलोनी का वाक़या 1986 में हुआ है, जब ये सियासत इसको उरूज मिल रहा था। ये एजेंसियों के गोद में बैठा हुआ था। एजेंसियां पूरे शहर भर में फिसाद कराती थीं ताकि ये शख्स लीडर बने। जिन एजेंसियों ने इसको लीडर बनाया उन्होंने ही इसको रोका कि तू कोटा सिस्टम पे बात मत कर, तू जो है बिहारियों की वापसी पे बात मत कर, तू जो है महाजिर कौमियत पे बात मत कर। तो इसने एजेंसियों की बात मानी। अगर ये इतना ही अच्छा लीडर था, ये इतना ही अपनी बात पर कायम रहने वाला था, तो इस बदबख्त ने क्यों नहीं ये अपना जो बुनियादी मंशूर था ये पूरा कराया। इस मंशूर के साथ साथ 88 में जो MQM का मंशूर था इलेक्शन से पहले, उसमें कराची की पुलिस भी थी, बल्दिया की इख्तियारात भी थे, बहुत सारी बातें थी। इसने एक बात भी नहीं करवाई। इसका मुआहिदा मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, मैंने वीलॉग बनाकर इस मुआहिदे को शेयर किया है। हम आगे बढ़ते हैं। ये झूठा और मक्कार शख्स, इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम होगा भी इस वक्त। उसके बाद 1990 में ये एजेंसियों के कहने पर, ये एजेंसियों का दलाल, जैसे आज खालिद मकबूल सिद्दीकी है, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी बदतर शख्स साबित हुआ था। ये नवाज शरीफ के साथ बैठा जैसे खालिद मकबूल सिद्दीकी आज शहबाज शरीफ के साथ बैठे हुए हैं। इसने बहुत बड़ा जलसा किया और फिर जनाब महाजिरों का फिर वही कत्लेआम होता रहा। ये इलेक्शन एक बार फिर जीता, वफाक में इसकी हुकूमत बनी और उसके बाद इस सूबे सिंध में सिर्फ एक वोट था जाम सादिक अली का। ये कहता है ना कि जी फौज जो है वो करप्शन ख़त्म करे, वडेरों के ख़िलाफ़ बात करे, जागीरदारों के ख़िलाफ़ बात करे, मैं साथ दूंगा। ये इसकी गोलियां हैं, ये इसकी मक्कारियां हैं। इस जाके पूछे जाम सादिक अली क्या कोई चपरासी था? जाम सादिक अली कोई मजदूर था? वो वडेरा था, एक वडेरा। और उसके साथ ये सारी MQM और पीपल्स पार्टी के खरीदे हुए MPA जो MQM की बदमाशी और जाम सादिक की बदमाशी से जिन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की थी और हुकूमत बनी थी। तो अल्ताफ इतना ही अच्छा था, इतना ही नेक था, इतना ही उसूल पसंद था, तो इस हराम खोर ने उस वक्त उस वडेरे का और सारे वडेरों का साथ क्यों दिया? 1990 से लेकर 92 के ऑपरेशन तक ये आदमी जाम सादिक अली की हिमायत करता रहा। जाम सादिक की मदद से इसने अपने से मुखालफत करने वाले जो बाद में हकीकी बने और आफाक अहमद और आमिर खान लीडर बने हकीकी के, उनके खिलाफ ज़बरदस्त लश्कर कशी और ऑपरेशन किया। इसने हज़ारों लड़के मरवाए, हज़ारों महाजिर लड़के इस मोटे डयूज बुढ़े खूसट ने मरवाए। मुझसे कहते हो कि आप नहीं जानते आप कौन हो, आप क्या नहीं हो। मैं महाजिर कौम का कारकुन हूँ, मैं पहले दिन से सच बोल रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा नज़रिया नहीं बदला। महाजिर कौमियत पे पहले दिन से इस बदबख्त के साथ आया था। इसलिए नहीं आया था कि इसने मुझे महाजिर बनाया, मैं महाजिर पहले से था। मैं इसकी हिमायत में इसलिए आया था कि मैं महाजिर कौमियत की तहरीक का हिस्सा बनना चाहता था। मगर इसने महाजिर कौमियत का तंबू लगाया, अम्ब्रेला बनाई और उस अम्ब्रेला से फिर महाजिरों को घोपना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। ये कमीना आदमी है, ये खबीस आदमी है, मगर हमारे लोग सच न सुनना चाहते न बोलना चाहते और मेरी आवाज़ को फैलने से रोकते हैं। ठीक है, मुझे जो पेड मीडिया है, जो USAID की बात कर रहा था, अमेरिका का जितना मीडिया है वो USAID की खा कर जो है वो सच नहीं बताता। ठीक है, अमेरिका की मुखालफत अमेरिका में बैठकर वो मीडिया पे नहीं आ पाती। ऐसी पाकिस्तान में मैं जब बात करता हूँ तो महाजिर अवाम तक मेरी बात नहीं पहुँचने दी जाती, क्योंकि जो महाजिर जो यूट्यूबर्स हैं, महाजिर जो लीडर्स हैं, वो सब बिके हुए हैं। चूँकि अल्ताफ, खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल और जो एजेंसियाँ हैं, ये सब एक पेज पर हैं कि महाजिर कौमियत को दफना दिया जाए। और नदीम रिजवी जो है महाजिर कौमियत का अलम लिए खड़ा है, आफाक अहमद की तरीके से नहीं, जो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के कारोबार करते हैं। अपने प्रोफेशन में रहकर अपने फारिग वक्त में महाजिर कौम के नज़रियात को नदीम रिजवी मजबूत करता है। ख़ुद अल्ताफ़ की मक्कारियों से उसको छोड़ दिया था 91 में, मगर महाजिर कौमियत के नज़रिए पे मैं कायम हूँ। तो इस शख्स ने क्या किया कि ये वडेरों,
चौधरियों, रईसों, मालदारों 2% के साथ 1988 में भी मुआहिदा करके ये हुकूमत में शामिल रहा, 1990 में भी हुकूमत में शामिल रहा, और फिर जो इसने कत्ल गारत गरी की थी महाजिर लड़कों की, ठीक है, उसकी बुनियाद पर इसको एजेंसियों ने घेरा तो ये भाग निकला, ठीक है। इसको भगाने वाला भी जाम सादिक था और एजेंसियां खुद थी, तो ये भागा है इस जुर्म में कि ये मुजरिम बन गया था, इसने महाजिर लड़कों का कत्ल किया था और एजेंसियों ने उस कत्ल पे इसको खींचने की कोशिश की और कोई बात नहीं थी, ये मुजरिम था, इस पे FIRs थी, ये भाग गया, इससे जान बचाई अपनी। उसके बाद फिर क्या हुआ है, उसके बाद भी इसने जो जंग शुरू की है हकीकी और अपने अल्ताफ़ी लोगों की, वो सबको पता है, ठीक है ना, कोई ढकी छुपी नहीं है। उसके बाद आज ये पाकिस्तानी फ़ौज को दावत दे रहा है, जी आप करप्शन ख़त्म करें, मैं साथ आ जाऊँगा, मगर ये आदमी फिर सिंधु देश के चक्कर में GS सिंध के साथ मिलकर रॉ के इशारे पर जो है महाजरों को ज़लील करा रहा था। वो तो शुक्र कीजिए कि मुशर्रफ चूँकि महाजिर थे, जब उन्होंने माशाल्लाह लगाया तो उन्होंने इस बदबख्त को एक बार फिर मौका दिया और इसको अपने साथ मिलाकर बिठाया। वो तब मौका था कि तब ये चाहता तो महाजिर कौमियत मंजूर करा सकता था, मगर इसने नहीं किया चूँकि इसका इंटरेस्ट नहीं है। ये चाहता है कि महाजिर जो हैं, जैसे पीपल्स पार्टी के वडेरे हैं, उसकी तरीके से इसके ग़ुलाम बने रहें, और बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत बड़ी अक्सरियत बनी हुई है। मुझ जैसे चंद लोग जो बादशाह हैं, जो समझाते हैं, वो इसके चक्कर में नहीं है, मगर ये जो है महाजिरों को हारी बनाए रखना चाहता है अपना, और उनकी बुनियाद पर, उनके वोट की, उनकी सपोर्ट की बुनियाद पर सौदेबाजी करना चाहता है। इसके अलावा इसका कोई काम धंधा नहीं है, ये फारिग आदमी है, ठीक है। इसने फिर क्या किया, मुशर्रफ के दौर में खूब अय्याशी की। अब मुझे बताइए मुशर्रफ के दौर में क्या चक्कर था भाई, चाहता है इसको 98%, चले हम महाजिर कौमियत को तो इसने दफना दिया, ठीक है, कोटा सिस्टम को इसने भुला दिया, चल भाई तू 98% पर मुशर्रफ से डील कर लेता। 2002 से 2008 तक, ठीक है, या 2008 तक कितना अर्सा गुजरा है, 6 साल, बेहतरीन दौर था MQM का। इन्होंने 98% के लिए कुछ नहीं किया, महाजिरों के लिए तो किया ही कुछ नहीं। अब ये कहते हैं कि हमने पुल बनाए, वो मेयर बड़ा मजबूत था, भाई वो तो मुशर्रफ ने पैसे दे दिए थे, आपने कानून साजी तो कोई नहीं की ना। भाई कानून साज असेंबली में ये शख्स कहता है, और बहुत सारे कहते हैं अल्ताफ भाई ने एक आम कारकुन को असेंबली में भेज दिया। अबे कौन कहता है कि आम कारकुन को असेंबली में भेजो तुम? असेंबली कानून साज असेंबली है, उसमें आपको बाशऊर लोगों को भेजना चाहिए, ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जो वकीलों का मुकाबला कर सकें, ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जो कानून को पढ़कर समझकर अपनी कौम के लिए कानून बना सके। मगर इस शख्स ने क्या किया, इसने ये किया कि इसने अपनी वफादारी के चक्कर में घटिया घटिया लोगों को असेंबलियों में भेजा। वो बेचारे लल्लू चप्पू करते थे, या तो उनमें चंद अच्छे मुकर्रिर थे, हैदर अब्बास रिजवी जैसे, कानून साजी कुछ नहीं की, लेकिन लंबी लंबी तकरीरें, लंबी लंबी छोड़म छाड़ी, और बाकी अंगूठा छाप। इसने क्या किया, कुछ नहीं किया महाजिर कौम के लिए। फिर जो महाजिरों का कत्लेआम हुआ है, उस जरदारी के साथ जाके बैठ गया। अब जरदारी के साथ जो ये बैठा है, इसने जो फूल निछावर कराए, जरदारी क्या हारी है? 98% का आदमी है। मुझे बताइए आप, ये आदमी सिर्फ यू टर्न लेता है, यह महाजिरों को एक घन चक्कर में अपने गिर्द घुमाना चाहता है। इसने जरदारी के साथ मिलकर 18वीं तरमीम लगाई, ये सिंधु देश बनाना चाहता था। इसने GM सैयद से वादा किया था, बजाय कराची के लिए कुछ लेता, महाजिरों के लिए कानून साजी करता, इसने सिंध की खुद मुख्तारी की बात की। और सिंध की खुद मुख्तारी का नतीजा यह है कि आज ना इमरान खान कुछ कर सकता है, ना शहबाज शरीफ कुछ कर सकता है, चूँकि सारा कानून जो है वो वज़ीर आला के गिरफ्त में है। और इस बदबख्त कमीने शख्स की वजह से है। इसके हुक्म पर जो सियासत के शौकीन हैदर अब्बास रिजवी और फारूक सत्तार थे, उनमें इतना ज़र्फ नहीं था कि अपनी कौम के लिए इस बदबख्त शख्स को एक्सपोज करते। इस कमीने को वैसे ही छोड़ते जैसे नदीम रिजवी ने छोड़ दिया, घर बैठ जाते मगर कौम को नहीं बेचते। पूरी MQM ने इस हरामी के ज़रिए बैठकर कौम को बेचा है, ये एक हकीकत है।
इससे ज़्यादा बदजात महाजिर कौम में कोई पैदा नहीं हुआ होगा। महाजिर कौम की बदबख्ती का ये चेहरा देख लीजिए, ये है 18वीं तरमीम है जिसके नताइज आप देख रहे हैं मुस्तकिल आ रहे हैं, मुस्तकिल आ रहे हैं और अभी आएंगे, मुस्तकिल आते रहेंगे। इस हराम खोर ने हैदर अब्बास रिजवी और फारूक सत्तार के ज़रिए 18वीं तरमीम लगाई। अभी मैं डिस्क्रिप्शन नीचे आपको दूंगा, प्ले लिस्ट है पूरी 18वीं तरमीम की। मैंने आज से कोई 3 साल पहले 4 साल पहले बनाई थी, पूरा लिखा था, लेकिन कौम को शऊर नहीं है, कौम को तालियां बजानी है, नारे लगाने, तफरी करनी है, तो ज़ाहिर मेरी बात नहीं सुनते। लेकिन बाशऊर चंद जो सुनते हैं, मुझे उनसे उम्मीद है कि दिए से दिया जलेगा और महाजिर में शऊर आएगा। बेशऊर कौम है महाजिर, जिस घटिया शख्स के पीछे लगी हुई है। 18वीं तरमीम लगाने के बाद इस शख्स ने, जब इसको खुड्डे लाइन लगाया गया है, इमरान खान के चक्कर में जलील किया गया है, इसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका गया है, माइनस अल्ताफ किया गया है, तो ये बावला कुत्ता बन गया था। इसने मोदी को दावत दी थी कि पाकिस्तान पर हमला करे, इसने मोदी को दावत दी थी कि फ़ौज पर हमला करे। फ़ौज पे तनकीद तो मैं भी करता हूँ, फ़ौज से सवाल मैं भी करता हूँ, मगर मैं फ़ौज से नफ़रत नहीं सिखाता। पाकिस्तान से नफ़रत तो बहुत दूर की बात है। मैं तो समझता हूँ महाजिर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है और पाक फ़ौज के बगैर पाकिस्तान कायम नहीं रह सकता। तो पाक फ़ौज से सवाल करना हमारा हक बनता है। हम उस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उसके बानियों में से हैं, उस पर तनकीद भी कर सकते हैं, मगर फ़ौज पे हमले करने का कहना, क्या कहते हैं, जो रेंजर्स के डायरेक्टर थे उसके दफ्तर पे हमले करने का कहना, अपने लड़कों को फंसाना, मरवाना, ये 9 दिसंबर को यौम शोहदा का हर साल नया ड्रामा करना, फिर उसके बाद फिर माफ़ी मांग लेना, माफ़ी मांगने के बाद फिर मोदी से कहना है कि फ़ौज पर हमला कर, फिर ये कहना कि जी हम महासिंधु देश बनाएंगे, मतलब महाजिरों को मक्कर और तिलियर कहना, फिर महाजिरों का बाप बन जाना। इसको आप दानिशमंदी कहते हैं, इसको आप शऊर कहते हैं, इसको कहते हैं कि ये शख्स महाजिरों का हल कराएगा, ये इसको कहते हैं कि एक बात पर कायम रहना। ये आदमी 2 साल एक बात पर कायम नहीं रह सकता, कार्टून है कार्टून। तो महाजिरों को सोचना होगा कि उन्हें अपना मुस्तकबिल कैसा चाहिए। अगर अच्छा मुस्तकबिल चाहिए तो इस्टेब्लिशमेंट से सवाल करें, डरें मत। ये इस्टेब्लिशमेंट आपकी है, इस पाकिस्तान की है, आप पाकिस्तान के बानी और पाकिस्तान के शहरी हैं। आपका हक है कि इस्टेब्लिशमेंट से पूछें कि कराची पर सिंध के नस्ल परस्तों का आपने कब्जा क्यों होने दिया है। आप पूछिए कि जरदारी को सदर क्यों बनाया हुआ है, पीपल्स पार्टी को इख्तियार क्यों दिया हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट से सवाल आपको करना चाहिए, फ़ौज से पूछना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि कराची माशी इंजन है, इस माशी इंजन को यरगमाल पीपल्स पार्टी ने बनाया हुआ है, आप तमाशाई क्यों बने हुए हैं। हमें ये मनहूस शख्स नहीं चाहिए, हमें ये लंदन में भगोड़ा बुज़दिल नहीं चाहिए, मगर हमें ये चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज महाजिरों को उनका हक दे। मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने वालों का हिमायती न कभी था, न हूँ, न हूँगा, मगर मैं ये चाहूँगा कि कराची को उसका हक दिया जाए। जो कराची में रहने वाला बलोच है, सिंधी बोलने वाला है, पश्तून है, पंजाबी है, कराची वालों को जीने का हक चाहिए, आगे बढ़ने का हक चाहिए, अपनी मईशत पे अपना इख्तियार चाहिए, अपने तालीमी इदारों पे अपना इख्तियार चाहिए। ये जो पलीजो साहब कराची को तख्तगाह कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट इसको नोटिस में ले। कराची किसी के तख्तगाह नहीं है, कराची पाकिस्तान का शहर है, और अगर ये सिंध का भी शहर है तो याद रहे ये मतरूका सिंध का भी शहर है। जिस तरीके से पूरा सिंध सूबा है, इस पूरे सिंध में चप्पे चप्पे पे मतरूका सिंध है, महाजिरों की ज़मीन है, महाजिरों का हक है। ये बात महाजिरों को समझनी होगी और एक दूसरे को समझानी होगी। हमें सूबे की बुनियाद पर, तकसीम की बुनियाद पर लड़ाने की जो साजिश की जाती है, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हम सिंध की सूफियत चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सिंध की जो सारे लोग हैं वो खुश खुर्रम रहें, उनके अपने अपने इख्तियारात हो, लड़काना वालों का लड़काना पे इख्तियार हो, हैदराबाद वालों का हैदराबाद पे इख्तियार हो, नवाबशाह वालों का, थरपारकर वालों का, कराची वालों का अपने अपने शहरों पर इख्तियार हो। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।